हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में आप सबका स्वागत है। आप देख रहे हैं पाहुल इंस्टीट्यूट का ऑफिशियल चैनल यस टीचर और मैं हूं आपका आइल्स टीचर जसविंदर सिंह। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आइल्स टास्क 1 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट जिसका नाम है प्रोसेस चार्ट। ये जो प्रोसेस चार्ट हैं ये वैल्यूज को बिल्कुल भी डील नहीं करते हैं, जो कि हमने पिछले सभी ग्राफ्स में देखा। लेसन नंबर 1 से लेके 21 तक जितने भी हमने ग्राफ्स देखे, लाइन, बार, पाई, टेबल एंड मल्टीपल ग्राफ्स, वो सब वैल्यू चार्ट्स को डील करते थे। लेकिन जो प्रोसेस डायग्राम है ये वैल्यू चार्ट्स को डील नहीं करती है। इसके बारे में पूरी डिटेल्स देखेंगे आज की इस क्लास में। ये जो प्रोसेस चार्ट्स हैं ये क्या होते हैं, ये कितनी टाइप्स होती हैं, इनमें कौन सी लैंग्वेज यूज होनी है, और उनमें से भी जो पैसिव लैंग्वेज है उसके ऊपर आज हम पूरी डिटेल में बात करने वाले हैं। कौन कौन सी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को आती हैं, कहां कहां से कौन कौन से एरियाज हैं जहां पे स्टूडेंट्स अपने बैंड्स को कटवाते हैं जब वो ये चार्ट्स को लिख रहे होते हैं, वो डिस्कस करेंगे आज की हम इस क्लास के अंदर। तो ये सब कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। अंडरस्टैंडिंग आपकी बहुत बेहतरीन हो जाएगी प्रोसेस डायग्राम्स को लेके, और आप बहुत अच्छी तरह से आराम से इसको लिख पाएंगे और अच्छे बैंड स्कोर ले पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, प्रोसेस चार्ट्स। तो ये जो आपके सामने एक चार्ट दिख रहा है ये है प्रोसेस चार्ट। असल में प्रोसेस चार्ट, पहली तो बात है कि ये होता क्या है। ठीक है, प्रोसेस चार्ट में असल में क्या है कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, ये प्रोडक्शन है कोई प्रोडक्ट्स का, और उनको ये जो प्रोडक्शन जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है ये कुछ स्टेजेस से होके निकलता है, और जब हमें लास्ट में जो है वो फाइनल प्रोडक्ट हमें मिलता है। तो ये जो है पूरे के पूरे जो स्टेजेस हैं, जो स्टेप्स हैं प्रोसेस के, ये हमने पूरे के पूरे इलेबोरेट करने होते हैं। इनमें जो पूरा डाटा है वो हमने पूरा का पूरा कवर करना होता है। और ये जो प्रोसेस डायग्राम है ये कितनी टाइप्स की होती हैं, आज का जो प्लान है, आज की जो क्लास का जो प्लान है वो आपके सामने है। सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं कि डायग्राम, प्रोसेस डायग्राम कितनी टाइप्स की हैं। फिर हम जो है डिस्कस करेंगे कि इनको ये वैल्यू चार्ट से कैसे डिफरेंट है। जैसे कि आपको पता है कि वैल्यू चार्ट्स हम पहले कर चुके हैं और ये वैल्यू चार्ट्स नहीं है, तो इनमें हम डिफरेंस है वो आज हम देखने वाले हैं। हम देखेंगे कॉमन प्रॉब्लम, स्टूडेंट्स को कौन सी दिक्कत पेश आती है जब इन चार्ट्स को अटेम्प्ट करते हैं। पैसिव लैंग्वेज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब हम इस चार्ट्स को लिखते हैं तो इसके बारे में पूरी डिटेल में हम बात करने वाले हैं। ग्रामेटिकल कंसेप्ट समझेंगे, ट्रिक्स देखेंगे, वो भी आज की क्लास में हम कवर करेंगे। और सबसे लास्ट में है टाइम ट्रांजिशंस, ये भी वोकैबुलरी का पार्ट है, ग्रामर का पार्ट है, आज की इस क्लास में हम कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम वन बाय वन। ठीक है, जो कि सबसे पहले कि ये जो प्रोसेस डायग्राम है, जो प्रोसेस चार्ट है, ये कितने तरीके के होते हैं। आपको बता दें कि ये इनकी दो टाइप्स है, एक है मैनमेड और एक है नेचुरल। मतलब कि जो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिल रहा है और ये जो प्रोसेस फॉलो हो रहा है स्टेप्स के अंदर, स्टेजेस के अंदर, ये जो है ये आर्टिफिशियल है, मैन मेड है, ये हमने बनाया है। हम इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं कि हम कोई भी डिजायर प्रोडक्ट जो है वो हम चाहते हैं एज अ फाइनल प्रोडक्ट। और ये जो है ये नेचुरल है, ये अपने आप नेचर में अपने आप बन रहा है फाइनल प्रोडक्ट। तो ये दो टाइप्स के ये होते हैं। तो इन दोनों को, ये दोनों में क्या डिफरेंस है ये हम आगे आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। जैसे कि आप अभी आपके सामने ये देख रहे हो, ये जो है ये मैनमेड नहीं है, ये जो है ये नेचुरल प्रोसेस है। इसमें क्या है, एक बार आप पढ़िए, ये लिखा हुआ है द डायग्राम बिलो शोज द लाइफ साइकिल ऑफ सैल्मन फिश फ्रॉम एग टू एडल्ट फिश। तो एग से लेके एडल्ट फिश तक का ये जो पूरा का पूरा लाइफ साइकिल है जो है सैल्मन फिश का, ये आपके सामने है कि ये जो फर्स्ट है ये रिवर में है, फिर ईस्टरी में है, फिर इसके बाद ओशन में है, इसके बाद वापस वो ईस्टरी से होकर रिवर में जा रही है। तो ये जो पूरा का पूरा जो प्रोसेस है ये नेचुरल है। ठीक है, ये मैनमेड नहीं है, इसको हमने नहीं बनाया और ना ही हम इसको कंट्रोल करते हैं। तो इसको कैसे लिखना है, डेफिनेटली इसकी लैंग्वेज जब हम लिखेंगे तो इसमें पैसिव नहीं यूज होगा, पैसिव लैंग्वेज यूज नहीं होगी। पैसिव लैंग्वेज क्या है,
ठीक है, जैसे कि उसमें हम डूअर जो कि हम हैं, ठीक है, हम बोलते हैं उसमें कि ये चीज होती है या ये चीज की जा रही है, हो रही है, इजंट इट। तो यहाँ पे पूरा का पूरा जो है हम इसको एक्टिव में लिखेंगे, एक्टिव वॉइस में लिखेंगे, ये पैसिव में नहीं होगा। तो एक तो हो गया ये है नेचुरल डायग्राम। ठीक है जी, आपको समझ में आ गया होगा। और इसके पहले जो मैंने आपको यहाँ पे जो डायग्राम जो दिखाई, ये वाली जो डायग्राम आप देख पा रहे हो, ये है मैन मेड, ये है आर्टिफिशियल। पढ़े इसकी स्टेटमेंट क्या है, ये है द प्रोसेस ऑफ पूरिच रा टी एंड राइट टी। दो तरह की चाय है, चाय की पत्ती है जिसको हम बोलते हैं, जिससे हम चाय बनाते हैं। एक है इसका, एक का नाम है पूरिच राइट टी, एक है प्योरिच रा टी। तो ये दो तरह की टी जो बन रही है उसका एक प्रोसेस है। तो वो कुछ प्रोसेस से होकर, ठीक है, हमें फाइनल प्रोडक्ट जो है वो मिलता है। तो इस प्रोसेस के अंदर ये जो है ये मैन मेड है, इसको हमने बनाया, हमने कंट्रोल किया, और ये हो गया मैन मेड। और इसके बाद ये जो आपके सामने आया ये जो है ये जो है ये नेचुरल है। एक चीज और, आपको दोनों का मिक्सचर भी आ सकता है, ठीक है, मैन मेड एंड नेचुरल दोनों का मिक्सचर भी आ सकता है। अच्छा जी, आप देखिए, आपको ऐसे भी एक प्रोसेस डायग्राम आसा, जरूरी नहीं है कि उसके अंदर आपको पिक्चर्स शो की हो, इजंट इट। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे पिक्चर्स नहीं है, जस्ट लेबलिंग की हुई है, जस्ट लिखा हुआ है। जैसे कि आप पहले, ये है क्या है, द चार्ट बिलो शोज द प्रोसेस ऑफ वेस्ट पेपर रिसाइकलिंग। वेस्ट पेपर का रिसाइकलिंग कैसे होता है, 1 2 3 4 5 6 स्टेजेस हैं उसकी, ठीक है। तो इस तरीके से भी, हाँ, ये जो है ये मैन मेड है। आपने पहला काम यही देखना है कि ये मैन मेड है कि ये नेचुरल है। और अभी आपके सामने जो चार्ट है, ये जो चार्ट है ये मिक्सचर है दोनों, ठीक है। इसमें कुछ जो है प्रोसेस के कुछ जो स्टेजेस हैं वो नेचुरल हैं, और कुछ स्टेजेस जो हैं वो मैन मेड हैं। आप देखिए ये है क्या, जस्ट आपको एक डिफरेंस दिखा रहे हैं। पहले आपको ये पता होना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन जो है आपको होनी चाहिए कि ये किस टाइप का डायग्राम है। ये है द डायग्राम बिलो शोज हाउ हाउसेस कैन बी प्रोटेक्टेड इन एरियाज विच आर प्रोन टू फ्लडिंग, ठीक है। जो हाउसेस हैं, घरों को जिसमें फ्लडिंग हो सकती है, विच आर प्रोन टू फ्लडिंग, ठीक है, जो कि खतरे में है फ्लडिंग के, ठीक है। तो उनको बचाने के लिए एक प्रोसेस डायग्राम बनाई हुई है ये। अभी इसमें आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे बारिश हो रही है, ठीक है। अभी बारिश होती है, बारिश करवाई नहीं जाती, इजंट इट। मतलब इसको हमने एक्टिव में लिखना है, पैसिव में नहीं। इसके बाद ये जो वाटर है, ठीक है, वाटर फ्लो कर रहा है, ठीक है, अप साइड टू डाउन साइड, नीचे की ओर जो है फ्लो कर रहा है। अभी वाटर को फ्लो करवाया नहीं जाता, ये फ्लो अपने आप कर रहा है, ठीक। तो अगर कोई चीज करवाई जाती है, बनाई जाती है, की जाती है, तो वो है पैसिव वॉइस। वो अपने आप हो रही है, वो है एक्टिव वॉइस। सो ये जो है पानी जो है, बारिश हो रही है, पानी बहता है, ठीक है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे देख रहे हो फ्लडिंग हो रही है, ठीक है, पानी जो है वो ऊपर आ रहा है, ये सभी नेचुरल प्रोसेस है। जबकि यहाँ पे हाउस के प्लेटफॉर्म को रेज किया गया है, अभी रेज किया गया है, रेज हो नहीं रहा वो अपने आप। समझ में आ गई आपको बात। तो रेज मतलब उसको ऊपर उठाया गया है, ना कि वो ऊपर उठ रहा है अपने आप। अब प्लेटफॉर्म अपने आप ऊपर नहीं उठ सकता, घर अपने आप ऊपर नहीं उठ सकता, इसको उठाया जाता है, ठीक है। तो ये पैसिव में लिखना है। तो जो काम ये जो हो रहा है, इजंट इट, ये जो काम हो रहा है ये सब पैसिव में है। और जो कुछ प्रोसेस जो हैं जो कि नेचर से रिलेटेड है वो नेचुरल है। तो इनके में मिक्सचर है, ठीक है। तो मिक्सचर ऑफ ये भी आ जाता है आपके सामने। स्टूडेंट्स को अलग अलग टाइप के प्रोसेस डायग्राम आते हैं, ठीक है। अभी ये नहीं पता कि वो जो प्रोसेस डायग्राम है वो किस फील्ड का हो, क्योंकि ये एकेडमिक जो है ये स्टडीज के साथ रिलेटेड है। अभी स्टडीज का ये कौन सा फील्ड हो, जैसे कि हमने अभी इससे पहले जो हमने ये जो चार्ट देखा, ठीक है, ये इंजीनियरिंग और सिविल इंजीनियरिंग फील्ड से है, इजंट इट। तो इससे पहले जो देखा, ये जो सैलमन फिश का जो हमने चार्ट देखा, अभी जिन स्टूडेंट्स ने बायो को अच्छी तरह से, बायोलॉजी अच्छी तरह से पढ़ी हुई है, मेडिकल्स के स्टूडेंट्स है, वो इसको अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर पाएंगे, इजंट इट। सो ये पता नहीं रहता कि किस फील्ड से आने वाले हैं ये चार्ट्स।
तो ये जो चार्ट्स की तो इनकी अपनी अपनी टर्मिनोलॉजी है। अभी डेफिनेटली क्योंकि जो स्टूडेंट्स हैं मैक्सिमम जो हैं वो एक, पहली बात तो वो एक ही फील्ड के होंगे, दूसरी बात क्या है, हो सकता है कि वो भी 10+2 के बाद उनको कोई स्पेशलाइज फील्ड ना हो, इजंट इट? तो उनको दिक्कत पेश आती है इनको पढ़ने में, समझने में भी, और स्पेसिफिकली जब वो इसको लिखते हैं उनके पास टर्मिनोलॉजी नहीं होती। उसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे कि उसको अपने कैसे करना है। अभी जैसे कि ये वाला चार्ट है, ठीक है जी, ये मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट का एक चार्ट है। अभी इसको पढ़ते हैं, क्या है। द डायग्राम बिलो शोज हाउ द ऑस्ट्रेलियन ब्यूरो ऑफ मेट्रोलॉजी, मौसम विभाग, collects up to the minute information from the weather in order to produce reliable forecast. फोरकास्ट जो हमें पहले से ही पता चल जाता है कि मौसम कैसे रहने वाला है, फोरकास्ट जो है उनको कैसे ऑस्ट्रेलियन जो मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट है, ब्यूरो ऑफ मेट्रोलॉजी है, वो कैसे कलेक्ट करता है, इजंट इट? आप इस ग्राफ को देखेंगे, अभी ये जो फर्स्ट पार्ट है ये वो वेदर को कलेक्शन कहां से होती है, ये जो होती है स्पेस से, सैटेलाइट से, ये रडार से, जमीन से, मतलब है कि ग्राउंड से, और ये जो है सी से, समुद्र से, ठीक है, डैन बॉयज और ड्रिफ्टिंग बॉयज के साथ। ये 3 जगह से जो है मौसम की जो इनपुट है वहां से ली जाती है। इसके बाद फिर उनको डिस्प्लेज है, सबके अपने अपने डिस्प्ले हैं, ठीक है, सैटेलाइट को, ठीक है, ये सैटेलाइट का डिस्प्ले है, रडार का डिस्प्ले है, ये जो है ड्रिफ्टिंग बॉयज का डिस्प्ले है, और ये डिस्प्ले की जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये कंप्यूटर्स में प्रोसेस होती है, और उसके बाद उसको ब्रॉडकास्ट कर दिया जाता है टीवी में, रेडियो में, या फिर वाया टेलीफोन। तो ये जो प्रोसेस है आपको दिख रहा है कि 4 पार्ट्स में है। इंफॉर्मेशन गैदर करना, इंफॉर्मेशन को एनालाइज करना, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना, फिर इंफॉर्मेशन को ब्रॉडकास्ट करना। तो ये जो है पहली बात तो समझना है, फिर इसके बाद इसको हमने लिखना है। और ये जो पूरा का पूरा है ये मैन मेड है, ये मैन मेड है, ये नेचुरल प्रोसेस नहीं है, इसमें पैसिव लैंग्वेज ही यूज होने वाली है, बहुत ज्यादा यूज होगी इसमें। और ये जो है अगर कोई स्टूडेंट इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है, ठीक है, अच्छी तरीके से वो इसको अटेम्प्ट कर सकता है, इसकी टर्मिनोलॉजी समझ सकता है और इसको अच्छी तरह से अटेम्प्ट कर सकता है। और इसी तरीके से अगर आप एक और प्रोसेस डायग्राम देखते हैं, ये वाली, अभी ये जो है ये इलेक्ट्रिकल के साथ रिलेटेड है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के साथ रिलेटेड है। आप देखो ये क्या है, द डायग्राम बिलो शोज हाउ सोलर पैनल्स कैन बी यूज्ड टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी फॉर डोमेस्टिक यूज। डोमेस्टिक यूज के लिए कैसे इलेक्ट्रिसिटी सोलर पैनल से प्रोवाइड की जाती है, तो उसके ऊपर ये बना, ये 1 2 3 4 5 प्रोसेस है। तो आप देखिए ये जो है अभी बिल्कुल ठीक है, इसमें भी आपको देखना है कुछ स्टेप्स जो हैं बिल्कुल नेचुरल होंगे, जैसे कि सन से हीट आ रही है, हीट को लिया नहीं जाता, हीट आ रही है, ठीक है, इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, की नहीं जाती, इलेक्ट्रिसिटी जाती है। तो आपने ये देखना है कहाँ पे एक्टिव यूज होना है, कहाँ पे पैसिव यूज होना है। और प्लस टर्मिनोलॉजी आपको डेफिनेटली, अगर कोई इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट है डेफिनेटली उसको बहुत अच्छी तरीके से हैंडल कर सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो नॉर्मल स्टूडेंट है, कॉमन स्टूडेंट जो होता है, कि वो इसको अच्छी तरह से नहीं कर पाते, कर पाएंगे डेफिनेटली। हाँ, एक बात जरूर है कि अलग अलग टाइप के, अलग अलग फील्ड्स के प्रोसेस डायग्राम्स को एक बार उनको पढ़ना जरूरी है डेफिनेटली, टर्मिनोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से और आइडियाज पॉइंट ऑफ व्यू से, उसको समझने की जो है पॉइंट ऑफ व्यू से अगर वो पढ़ेंगे तो उनको बेनिफिट होगा और उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी। एग्जाम में जाने से पहले एक बार सभी टाइप्स के, इलेक्ट्रिकल हो गया, सिविल इंजीनियरिंग का हो गया, ये मेट्रोलॉजी का हो गया, अलग अलग टाइप्स के जो प्रोसेस डायग्राम्स हैं, इजंट इट, तो वो हमने पढ़ने हैं, जस्ट पढ़ने हैं और समझने हैं, क्योंकि हमें हो नहीं कुछ तो कम से कम वर्डिंग, वोकैबुलरी हमें उनसे मिलेगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पहली बात तो कि प्रोसेस डायग्राम 2 तरह के हैं, एक है मैन मेड और एक है नेचुरल, ठीक है, दोनों का मिक्सचर भी हो सकता है। और दूसरी बात मैंने आपको बताई, जब हम लैंग्वेज यूज करेंगे इसके अंदर, तो वो जो लैंग्वेज यूज होने वाली है वो होगी पैसिव वॉइस इन केस ऑफ मैन मेड, और नेचुरल में एक्टिव वॉइस। तो आपको एक्टिव एंड पैसिव
ये ग्रामर का कंसेप्ट बहुत अच्छी तरीके से आना चाहिए और एक्टिव और पैसिव का जो जो बेसिक कंसेप्ट है वो आज हम इस क्लास के अंदर कवर भी करने वाले हैं, तो उसको आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। उतनी ही ग्रामर हम कवर करेंगे जितनी हमें चाहिए, इजंट इट। पूरा हम ग्रामर के पूरे कंसेप्ट्स नहीं देखने वाले, हाँ, लेकिन जितने हमें चाहिए इसको लिखने के लिए, समझने के लिए, वो हम आज की क्लास में कवर जरूर करेंगे। तो जब लैंग्वेज की बात आती है तो हम बात करते हैं पैसिव वॉइस की। एक बात आपको और ध्यान रहे कि ये वैल्यू चार्ट्स नहीं है। वैल्यू चार्ट्स के अंदर क्या होता है कि वैल्यूज को हम, उनके मेजरमेंट यूनिट्स होते हैं, परसेंटेज है, नंबर्स हैं, किलोग्राम, ये वो कुछ मेजरमेंट यूनिट्स होते हैं, हम उसके हिसाब से उसमें लिखते हैं। यहाँ पे कोई भी गिनती मिनती नहीं हो रही है, इजंट इट। हम कितनी आ रही, कितना कोई जो प्रोडक्ट पैदा हो रहा है, जो कि आप प्रोड्यूस कर रहे हो, वो कितना कर रहे हो, और जो स्टेजेस में अंदर, ठीक है ना, वो कितनी क्वांटिटी में है, या कितने नंबर्स में है, कितनी परसेंटेज में है, इसमें इसके बारे में बात नहीं हो रही है। इसके अंदर वैल्यूज का कोई रोल नहीं है, इजंट इट। तो यहाँ पे जस्ट हमने प्रोसेस की बात करनी है, ठीक है। पहले क्या हो रहा है, फिर क्या हो रहा है, फिर क्या हो रहा है। अगर मैं आपको लैंग्वेज की बात बोलूं, ठीक है, तो लैंग्वेज इसमें दो यूज होंगी। इससे पहले जितने भी चार्ट्स है, वैल्यू चार्ट्स है, उसमें भी हमने दो लैंग्वेजेस को ही देखा था। एक थी लैंग्वेज ऑफ चेंज, जो कि समय के साथ वैल्यूज चेंज होती थी, और थी लैंग्वेज ऑफ कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट, जिसमें हम वैल्यूज को कंपेयर करते थे, जो कि समय के साथ चेंज नहीं होती थी, ठीक है। तो वो थी हमारे पहले जो 5 चार्ट्स है, उसके अंदर हम वो दो वैल्यूज यूज, दो हम लैंग्वेज यूज करते थे। लेकिन अभी हम अब कर रहे हैं प्रोसेस चार्ट्स। प्रोसेस चार्ट्स में एक तो पैसिव लैंग्वेज हमने यूज करनी है, और दूसरी टाइम ट्रांजिशंस। ये जो टाइम ट्रांजिशंस हैं, ये क्या है कि कौन सी स्टेज किस समय के अंदर हो रही है, पहले हो रही है, या फिर वो बाद में हो रही है, और या फिर वो दोनों की दोनों स्टेजेस एक साथ हो रही हैं। ये जो है टाइम का जो डिफरेंस है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ये जो है टाइम ट्रांजिशंस, ये हम देखेंगे, ठीक है। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बेसिक कंसेप्ट्स देखते हैं, किसके, पैसिव लैंग्वेज के, पैसिव वॉइस के। तो जिन भी स्टूडेंट्स को एक्टिव पैसिव अच्छी तरीके से आते हैं, तो उनके लिए ये रिवीजन है, और जिनको डेफिनेटली वो स्कूल्स में किए थे, काफी टाइम हो गया, तो उनके लिए डेफिनेटली ये एक रिफ्रेशिंग टॉपिक है। तो आप ध्यान से देखिए, क्योंकि इसके बिना डेफिनेटली ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, तो आप जो है प्रोसेस डायग्राम नहीं लिख पाओगे, और ये इसके अंदर, ये जो लैंग्वेज है पैसिव, खास करके ये इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करती है। चलो जी, तो पैसिव पहली बात तो होते क्या है। तो पहली बात, अगर हम ग्रामेटिकली देखें, मैं ग्रामेटिकली बात करूं, जब हम पैसिव की बात करते हैं तो इसकी आइडेंटिफिकेशन है बी वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये तो जस्ट ग्रामेटिकली मैंने आपको ये जो है बताया है। बी क्या होती है, ये हमने बहुत बार, हमने पहले भी किया, ये है इज, ये है इज एम आर, ठीक है। बी वर्ब क्या है, इज, एम, आर, वॉज, वर, ठीक है, ये बी की फॉर्म्स है। और बी, बीइंग, बीन, इजंट इट। तो ये जो ऑक्सिलरी वर्ब्स आप देख रहे हो, इनमें से कोई भी हो सकती है, इजंट इट, कोई भी फॉर्म बी की हो सकती है, प्लस एक्शन वर्ब या कोई दूसरी वर्ब, उसका जो है वो है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी होगी, पास्ट पार्टिसिपल, जिसको हम ग्रामर की लैंग्वेज में बोलते हैं। तो बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये जो है, दिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैसिव लैंग्वेज। अगर हम इसको देखें सेंस वाइज, डेफिनेटली इसको सेंस वाइज समझना ज्यादा जरूरी है। पैसिव होता क्या है, इजंट इट। एक्टिव क्या होता है, एक्टिव डायरेक्ट, मतलब पैसिव जो है वो रिवर्स डायरेक्शन। जो वर्ब है हमारे पास, ये जो वर्ब है, इजंट इट, जिसको मैं बोल रहा हूं कि थर्ड फॉर्म में है, ये क्या है, असल में ये एक एक्शन है, इजंट इट। ये एक्शन है, एक्शन की एक डायरेक्शन होती है, इजंट इट। अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल सी एक स्ट्रक्चर लिखते हैं। ये जो वर्ब है, हम इसको एक्टिव मान के चलते हैं अगर
अगर इसकी डायरेक्शन सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की ओर है, अगर वो ऑब्जेक्ट के ऊपर एक्ट कर रही है और सब्जेक्ट जो वो डूअर है, परफॉर्मर है, इस वर्ब का को परफॉर्म कर रहा है वो सब्जेक्ट है, करने वाला जो है वो सब्जेक्ट है, और जिसके ऊपर हो रहा है वो ऑब्जेक्ट है। मतलब डायरेक्शन क्या है, फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, इजंट इट। तो ये जो है ये एक्टिव में है, ये वर्ब जो है ये एक्टिव वॉइस है, इजंट इट। और पैसिव क्या है, पैसिव जो है वो सिंपल सी बात है, ठीक है जी, जो वर्ब है वो उल्टा सब्जेक्ट के ऊपर ही काम कर रही होती है, मतलब कि ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट की तरफ जा रही है। जब हम स्कूल में थे हमें यह पढ़ाया गया था कि ऑब्जेक्ट आगे आ जाता है, सब्जेक्ट पीछे चला जाता है, इजंट इट। तो ये असल में अगर आपने सेंस को पकड़ना है तो ये जो एक्टिव पैसिव है इसका जो सीधा संबंध ओनली वर्ब से है, ओनली वर्ब से है, वर्ब की डायरेक्शन से है। अगर आपने वर्ब की डायरेक्शन को उल्टा करना है तो आप जस्ट ये जो है बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इस स्ट्रक्चर के अंदर अगर वर्ब को आपको मिल गई तो इसका मतलब है कि वो एक्शन उल्टा हो रहा है, सब्जेक्ट के ऊपर हो रहा है, इजंट इट। और अगर आपको नॉर्मल जो हम टेंस करते हैं, इजंट इट, कितने टेंस की करते हैं, और कोई भी स्ट्रक्चर जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है जिसमें बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं है तो वो एक्टिव है, मतलब वो सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट की और उसकी डायरेक्शन है, सब्जेक्ट से काम हो रहा है, ऑब्जेक्ट के ऊपर हो रहा है। और यहाँ पे पैसिव में सब्जेक्ट के ऊपर हो रहा है। पहली बात तो ये जो है आपको बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाते हैं, जैसे कि यहां पे लिखते हैं हम, राम प्लेज फुटबॉल, इजंट इट। राम खेलता है फुटबॉल। तो ये जो है राम खेलता है, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सिंपल सेंटेंस हमने लिखा है, ठीक है। तो ये जो है खेल कौन रहा है, राम, किसके ऊपर खेल रहा है, क्या खेल रहा है, फुटबॉल को। एक्शन जो है, जो खेलना जो एक्शन है ये राम कर रहा है, फुटबॉल के ऊपर हो रहा है, इजंट इट। तो ये हो गया एक्टिव। मैं इसको पैसिव बनाना चाहूंगा तो मैं इसको बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इजंट इट, इसमें किसके अंदर लेके आऊंगा, तो ये प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में क्या लगेगा, इज एम आर वॉज वर्ब, क्योंकि फुटबॉल जो है वो रिसीव करने वाला है अभी एक्शन को, ठीक है। तो इज लगेगा फुटबॉल इज, ठीक है, और यहां पे ये बन जाएगा प्लेड, इजंट इट, इज प्लेड। तो डेफिनेटली क्योंकि अभी इसकी जो डायरेक्शन उल्टी हो गई, सेंस को हम चेंज नहीं कर सकते, तो इसीलिए फुटबॉल को हमें आगे लिखना होगा, फुटबॉल को सब्जेक्ट बनाना होगा। तो फुटबॉल जो है, ठीक है, ये हम लिखेंगे फुटबॉल इज प्लेड बाय राम, इजंट इट। फुटबॉल इज प्लेड बाय राम, फुटबॉल खेली जाती है राम के द्वारा। अभी एक चीज और यहां पे समझने वाली है, हम पैसिव लैंग्वेज को जो है वो प्रोसेस डायग्राम्स के अंदर क्यों यूज करते हैं। अगर हम इसको हम अभी अपने टॉपिक के ऊपर आए तो प्रोसेस डायग्राम के अंदर पैसिव को क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि हमारा जो ध्यान है, जो हमारा फोकस है वो प्रोसेस के ऊपर है, क्या हो रहा है उसके ऊपर है, ठीक है, इसके ऊपर नहीं है कि कौन कर रहा है, इजंट इट। अगर आप बताएंगे कि कौन कर रहा है तो एक्टिव हो गया, अगर हमारा ध्यान है कि क्या हो रहा है उसके ऊपर हमारा ध्यान है, इजंट इट, तो वो पैसिव है, इजंट इट। जैसे कि आपको जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि कोई प्रोसेस हम अपने घर में देखते हैं, आप किचन में देखोगे कि आपकी मदर, आपकी सिस्टर आपके लिए चाय बना रही है, इजंट इट। तो चाय बनाने का प्रोसेस क्या है, अगर आपको जस्ट हिंदी में आपको बताना है तो जस्ट आप क्या बोलोगे, इजंट इट, आप बोलोगे पहले हम पैन लेंगे, इजंट इट, उसके में हम पानी डालेंगे, इजंट इट, स्टोव को ऑन करेंगे, पैन को ऊपर रखेंगे, आप ऐसे बोल रहे हो। ये है इनफॉर्मल और आप इसको एक्टिव में ही बोल रहे हो। लेकिन जब आप इसको लिखोगे फॉर्मल में, आप कभी नहीं लिखोगे कि पहले हम पैन लेंगे, इजंट इट, आप बोलोगे कि पैन लिया जाता है, पहले पैन लिया जाता है, फिर पानी डालेंगे, ऐसा नहीं, फिर पानी डाला जाता है, चाहे वो हमारे, चाहे वो आपकी मदर के द्वारा डाला जाता है,
चाहे वो आपकी सिस्टर के द्वारा, चाहे आपके द्वारा, उसके साथ हमें कोई मतलब नहीं है कि कौन पानी डाल रहा है। हमें मतलब है कि पानी डाला जाता है। कौन पानी डालता है उससे हमारा कोई मतलब नहीं है, इजंट इट? तो इसलिए हम पैसिव में बोलते हैं उस चीज को, इजंट इट? तो पानी डाला जाता है, उसको स्टोव ऑन किया जाता है, स्टोव के ऊपर रखा जाता है, पानी को गर्म किया जाता है, उसको बॉईल किया जाता है, ठीक है ना, उसमें शुगर ऐड की जाती है, जाती है। ऐसे नहीं है कि हम उसमें फिर शुगर डालते हैं, ये एक्टिव हो गया। शुगर ऐड की जाती है, ये पैसिव हो गया, ठीक है, बाय समवन। लेकिन हम बाय समवन नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो असल में प्रोसेस डायग्राम में हम पहली बात जो कि आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छी तरीके से होनी चाहिए, वो क्यों है पैसिव हमने इसलिए लिखा है क्योंकि हमें डूअर से मतलब नहीं है। इस एग्जांपल में आप देखिए, इसमें डूअर कौन है? राम। राम फुटबॉल खेलता है। अगर मैं बोल रहा हूं कि फुटबॉल खेली जाती है राम के द्वारा, इजंट इट? तो ये जो पिछला राम के द्वारा कौन खेल रहा है, अगर मैं इसको इलिमिनेट भी कर सकता हूं, मुझे मतलब ही नहीं है कि मैं बताऊं कौन खेल रहा है, मैं तो सिंपल बोल रहा हूं कि फुटबॉल खेली जाती है, तो ये पैसिव में हो गया। तो क्या हो रहा है अगर आपका उसके ऊपर ध्यान है, क्या हो रहा है उसके ऊपर ध्यान है, तो आप पैसिव लैंग्वेज यूज करते हैं, ठीक है। और अगर आपका ध्यान है कि कौन कर रहा है, तो वो एक्टिव होती है, इजंट इट? तो ये हो गया मैन मेड में, जो आर्टिफिशियल प्रोसेसेस में यही जो है फॉलो होता है। और जो नेचुरल है उसमें हम एक्टिव ही लिखेंगे, पैसिव नहीं लिखेंगे, इजंट इट? क्योंकि बहुत सारी चीजें जो कि नेचुरली अपने आप होती हैं उनको की नहीं जाती, इजंट इट? जैसे कि बारिश होती है, बारिश की नहीं जाती, इजंट इट? हवा चलती है, हवा को चलाया नहीं जाता। पानी फ्लो करता है, पानी को फ्लो किया नहीं जाता, ठीक है ना, बाय किसी द्वारा, अपने आप फ्लो करता है। तो जब हम डील करेंगे, मैं बार बार इसी चीज को दोहरा रहा हूं बार बार, कि जब हम डील करेंगे नेचुरल प्रोसेस को तो एक्टिव में चलेंगे, जब हम डील करेंगे मैन मेड को तो हम पैसिव में चलेंगे। हमें डूअर से कोई मतलब नहीं है कि क्या कौन वो काम कर रहा है। एक और एग्जांपल से आपको समझाता हूं, ठीक है। जैसे कि यहां पे मैं लिखता हूं, ठीक है, द लॉरी delivers milk to the supermarket। मान लीजिए ये है, ये तो हो गया, हमें पता चल रहा है कि कौन कर रहा है, लॉरी डिलीवर कर रही है, मेन वर्ब ये है, लॉरी डिलीवर कर रही है दूध को सुपरमार्केट में, इजंट इट? ये तो हो गया एक्टिव में। और हमारा ध्यान किसमें है? सब्जेक्ट के ऊपर ध्यान है, लॉरी डिलीवर कर रही है, इसमें ध्यान लॉरी के ऊपर जाना है, डूअर के ऊपर जाना है। अगर मैं इसको उल्टा कर दूं, ठीक है, पैसिव में कर दूं, तो इज डिलीवर्ड, ठीक है, तो क्या मिल्क, तो मैं बोलूंगा द मिल्क इज डिलीवर्ड, द मिल्क इज DELIVERED डिलीवर्ड, द मिल्क इज डिलीवर्ड। देखिए ये हो गया बी प्लस ये की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब ये अभी उल्टा हो गया। मिल्क को डिलीवर किया जाता है कहां पे? मैं इसको छोड़ सकता हूं, ठीक है, क्या बोलते हैं, बाय द लॉरी, मैं सीधा लिख सकता हूं टू द सुपरमार्केट, टू द सुपरमार्केट, ठीक है, बाय द लॉरी। जो लॉरी है वो उसको जो है डिलीवर कर रही है, इजंट इट? तो बाय द लॉरी मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, दूध को डिलीवर किया जाता है। क्या हो रहा है मेरा इसके ऊपर ध्यान है, कौन कर रहा है इसके ऊपर ध्यान नहीं है। तो क्यों ये पैसिव वॉइस यूज किया जाता है प्रोसेस डायग्राम में, आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। क्योंकि हमें डूअर से मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि क्या हो रहा है, उससे मतलब है। तो हम डूअर को एलिमिनेट कर देते हैं, तो हम उसको पैसिव में लिखते हैं। तो एक तो होगी ये बात। दूसरी बात आप और समझिए, जो पैसिव वॉइस है, इजंट इट? जो पैसिव वॉइस है, जो माफ कीजिएगा, जो प्रोसेस डायग्राम है, ये कौन से टेंस में लिखी जाती है? पहली बात कि ये कभी भी पास्ट टेंस में नहीं लिखी जाएगी, कभी भी ये फ्यूचर टेंस में नहीं लिखी जाएगी, ये हमेशा प्रेजेंट टेंस में ही लिखी जाएगी। जो हमारे पास ये जो प्रोसेस डायग्राम है, जो हम प्रोसेस चार्ट्स कर रहे हैं, ठीक है, प्रोसेस डायग्राम भी इसको बोलते हैं, ये हमेशा प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे। हम इसे ओनली प्रेजेंट टेंस में। जैसे कि हमने एग्जांपल ली थी कि भाई प्रोसेस बताइए कि चाय कैसे बनती है,
तो आप उन्हें बोला कि पहले पैन लिया जाता है। अब आप ऐसे तो नहीं बोलोगे पहले पैन लेते थे, फिर पानी डालते थे, फिर पानी को उबालते थे, मतलब पास्ट में बोलोगे क्या, या फिर इसको फ्यूचर में बोलोगे क्या कि पहले पहले पैन लेंगे, फिर पानी डालेंगे, फिर उसको उबालेंगे, फिर इसमें चीनी डालेंगे, ऐसे बोलोगे क्या? नहीं, हम हमेशा क्या बोलते हैं, प्रेजेंट में बोलते हैं। तो ठीक है, पानी पैन लिया जाता है, पानी डाला जाता है, स्टोव ऑन किया जाता है, इजंट इट, उसमें शुगर ऐड की जाती है, उसको बॉईल किया जाता है, तो हम उसको है मतलब कि प्रेजेंट में। तो पहली बात यह है कि हम उसको प्रेजेंट टेंस में लिखेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स को वैल्यू चार्ट्स लिखने की आदत रहती है, क्योंकि वो 5 टाइप्स के चार्ट्स हैं। तो बहुत सारी प्रैक्टिस, बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स जो है, स्टूडेंट्स जो है वो उन्हीं चार्ट की प्रैक्टिस करते रहते हैं। तो वैल्यूज तो डेफिनेटली अक्सर पास्ट में रहती है, 90% केसेस में जब आपको वैल्यूज पास्ट में मिलेंगी, जो जो ड्यूरेशन है वो पास्ट का होगा, तो डेफिनेटली आप उसको पास्ट टेंस में लिख रहे हो बार 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 बार, इजंट इट? तो पास्ट टेंस में लिखने की वजह से हाथ के ऊपर मतलब आपको आदत हो जाती है कि आप पास्ट में लिख रहे हो, लेकिन प्रोसेस डायग्राम में आप पास्ट नहीं लिखोगे, प्रेजेंट में ही लिखोगे, प्रेजेंट में ही लिखोगे। और इसके बाद प्रेजेंट टेंस में भी 2 टेंस आपके पास यूज होने वाले हैं, क्योंकि जो प्रोसेस डायग्राम है इसको परमानेंट नेचर का माना जाता है। ठीक है, परमानेंट नेचर का माना जाता है कि अगर आप ये प्रोसेस को चाहे पहले फॉलो करते थे, चाहे आज फॉलो कर रहे हो, चाहे बाद में फॉलो करोगे, कभी भी आप टाइम के अंदर फॉलो करोगे तो आपको फाइनल प्रोडक्ट यही मिलने वाला है, अगर आप इसी सीक्वेंस में चलोगे। समझ में आई? अगर जैसे कि चाय की हमने एग्जांपल ली, चाय बनाने की, अभी वो चाय, चाहे आप उस प्रोसेस को अगर आप फॉलो करोगे, चाहे पास्ट में करते, चाहे प्रेजेंट में, चाहे फ्यूचर में, इजंट इट? तो चाय आपकी बनेगी अगर आप एक पर्टिकुलर प्रोसेस को फॉलो करोगे, इजंट इट? तो मतलब कि वो टाइम से बाहर हो गया, इजंट इट? जो चीज टाइम से बाहर हो गई उसको हम परमानेंट बोलते हैं। ठीक है, ये परमानेंट नेचर की है, और उसको हम प्रेजेंट में मान के चलते हैं, और उसमें कंटिन्यूअस जो है वो टेंस कभी नहीं लगता, क्योंकि कंटिन्यूअस जो टेंस है वो टेम्परेरी रनिंग के लिए है, कोई काम चल रहा है, इन प्रोग्रेस है कुछ समय के लिए, तो अब हम कंटिन्यूअस प्रोसेस, कंटिन्यूअस टेंस लगाते हैं। तो दोनों कंटिन्यूअस टेंस मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये दोनों टेंस यहाँ पे नहीं लगेंगे। यहाँ पे ओनली 2 टेंस लगेंगे, वो है एक सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस, और दूसरा जो हमारा दूसरा जो लगेगा वो लगेगा प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आपको समझ में आ गया? प्रोसेस डायग्राम में हमने प्रेजेंट टेंस में ही लिखना है, पहली बात, और दूसरी बात हमने इसमें सिर्फ 2 ही टेंस यूज करने हैं, एक हो गया सिंपल मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, और दूसरा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। ये 2 टेंस ही यूज होने वाले हैं। तो हम इन दोनों टेंस की स्ट्रक्चर्स को अभी हम करेंगे। ठीक है, आपको जस्ट सिंपली हम बता देते हैं। अभी आप अगर प्रेजेंट टेंस की बात करोगे, ठीक, अभी आप देखिए, ठीक, जैसे कि आपने लिखा यहां पे प्रेजेंट इंडेफिनेट, इंडेफिनाइट, ठीक है, इंडेफिनेट टेंस, इजंट इट? तो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस जो है इसमें क्या होता है, ठीक है, आप फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगा रहे हैं, इजंट इट? तो आप इसको जब कन्वर्ट करोगे, ये है एक्टिव में, ओके, अगर आप इसको पैसिव में कन्वर्ट करोगे, इजंट इट, तो बनेगा ये बी प्लस वर्ब की थर्ड, हो गया। और अगर आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में लिखोगे तो आपको पता है हैज और हैव, इन दोनों में से एक प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये तो हो गया एक्टिव। और अगर आप इसको पैसिव में बनाओगे, ये हो गया हैज, हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड, ये हो गया इसका पैसिव। आप देखिए इसमें भी बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है आपको स्ट्रक्चर मिल रही है, इजंट इट? तो कोई आप एग्जांपल लेते हैं, ठीक, जैसे कि एक्टिव इसमें देखते हैं, इसमें आपने जैसे लिखा था पहले राम प्लेज फुटबॉल, तो ये हो गया एक्टिव। तो यहां पे फुटबॉल इज
प्लेड बाय राम, ये हो गया पैसिव। ठीक है, यहां पे ये बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर हम इसको परफेक्ट में लिख लेंगे तो ये हो जाएगा राम हैज प्लेड फुटबॉल, राम फुटबॉल खेल चुका है, उसने फुटबॉल खेल ली है। ठीक है, काम हो चुका है, खत्म, परफेक्टली फिनिश। तो यहां पे आएगा फुटबॉल हैज बीन, ठीक है, हैज बीन प्लेड बाय राम, इजंट इट। तो आपको ये स्ट्रक्चर्स बहुत आसानी से आपको समझ में आ गई होंगी, और सेंस मैंने आपको समझाने की कोशिश की है वो भी आपको समझ में आ गया होगा कि क्यों हम प्रेजेंट टेंस को यूज करते हैं, क्यों प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड परफेक्ट को यूज करते हैं, और क्यों हम पैसिव वॉइस को यूज करते हैं प्रोसेस डायग्राम लिखने के टाइम। एक और जो है टॉपिक जो स्टूडेंट्स अक्सर ग्रामर में गलती करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक्स को समझना आपको हो सकता है आसान लग रहा होगा, लेकिन ये समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जो चीज आसान लगती है उसके ऊपर ही जो है हम ध्यान नहीं देते, और वो जो है हमसे इग्नोर हो जाती है, और हमारी जो है बैंड्स कम होने की वजह भी वही चीजें बनती है जिसको हम ओवर कॉन्फिडेंट होके हम उसको आसान समझ के हम नहीं करते हैं। तो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स जो हैं जो ये प्रोसेस चार्ट लिख रहे होंगे, मैं अपने एक्सपीरियंस से ये चीज बता रहा हूं, तो वो सबसे बड़ी गलती और कहां पे करते हैं, उनको ये पता नहीं रहता कि SES जो है कहां पे लगता है, कहां पे नहीं लगता है। उनको ये भी पता नहीं रहता कि हैज और हैव, इन दोनों को हैज कहां पे लगता है, हैव कहां पे लगता है। आपको पता है कि जब हम इसको नेगेटिव में लेके जाते हैं या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो उस टाइम पे डू डज लगता है, तो डू कहां पे लगता है, डज कहां पे लगता है, तो इनमें बहुत प्रॉब्लम आती है स्टूडेंट्स को। तो ये एक छोटा सा जो टॉपिक है ये भी हम आज ही कवर करते हैं, क्योंकि आगे आके ताकि आपको ये आगे आके परेशानी, आपकी ये छोटी छोटी गलती भी ना हो ग्रामेटिकली, और वहां पे आइल्स में, ठीक है, वो माइन्यूटली प्रिसाइजली आपकी चेकिंग करते हैं। ये हो ही नहीं सकता कि वो एस की गलती भी निकालेंगे, कॉमा फुल स्टॉप की गलती भी निकालेंगे। समझ में आ गया? और उसके साथ आपकी जो है ग्रामर में भी जाएंगे, और प्लस टीए में भी उसकी सेंस चेंज हो जाती है, तो टीए में भी मार्क्स करते हैं, डबल डबल मार्क्स करते हैं। तो ध्यान दीजिए, अभी एक जो सिंपल सी बात, ठीक है, कि SES कहां पे लगता है, ठीक है, जैसे कि, ठीक है, वर्ब की एक चीज आपको ग्रामर का कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ में आना चाहिए कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपने सुना होगा अपने स्कूल्स में, स्कूल के टाइम, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये क्या चीज है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये है कि ये जो सब्जेक्ट एंड वर्ब है, इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट है। क्या एग्रीमेंट है इन दोनों के बीच में? कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, और जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगी। सिंपल सा इनके अंदर एक एग्रीमेंट है। समझ में आ गया? अब आपको यह पता होना चाहिए कि वर्ब, अभी सब्जेक्ट का तो अक्सर सबको पता ही रहता है क्योंकि इसमें नाउन रहता है, नाउन का हमें अक्सर पता ही रहता है कि सिंगुलर प्लूरल कैसे है। लेकिन जो वर्ब है सिंगुलर प्लूरल कैसे है, जैसे कि मैंने आपको बोला डू डज हैज हैव, एस या एस नहीं लगेगा वर्ब के साथ, ये सभी वर्ब्स की फॉर्म है, इजंट इट? तो हम देखेंगे, ठीक है, जब वर्ब के साथ, जब वर्ब के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ES लगता है, इसके साथ अगर आप एस या ES लगाओगे तो ये क्या है? ये सिंगुलर है, ये उल्टा है। जैसे नाउन, जैसे ये पेन है, पेन के साथ एस या ES लगा तो ये प्लूरल हो गया, पेन्स, पेन का पेन्स, तो ये प्लूरल हो गया। लेकिन ये उल्टा है वर्ब का, वर्ब के साथ एस या ES लगेगा तो ये उल्टा सिंगुलर हो जाती है। ठीक है, ये सिंगुलर होगी। ठीक है, अगर एस या ES हट गया तो ये प्लूरल होगी। ठीक है, दूसरे नंबर पे अगर अभी डू या डज होगा, अगर डज लगा DOES, देखो ES अगर साथ में आ जाता है इसके साथ तो ये सिंगुलर है, तो ये सिंगुलर है। और ऐसे ही अगर हैज और हैव के अंदर हैज अगर आएगा तो ये सिंगुलर है,
हैव जो है वो प्लूरल है। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी वर्ब सिंगुलर है, कौन सी प्लूरल है, तभी हमें पता चलेगा। नाउन्स का अक्सर सबको समझ में आती है। अनकाउंटेबल नाउन्स को हम सिंगुलर मान के चलते हैं, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जैसे कि नॉलेज, एयर, राइस, शुगर, हेयर, ये जो है इनको हम काउंट नहीं कर सकते। तो वो जो नॉन काउंटेबल है उनको हम सिंगुलर मान के चलते हैं नाउन के केस में, इजंट इट। तो इसका अभी आपको समझ में आ गया कि ये सिंगुलर सिंगुलर कौन सी है, बिल्कुल। और अगर वर्ब की ओनली फर्स्ट फॉर्म लगा दिया जाए, अगर डू लिखा जाए जहां फिर हैव लिखा जाए, ये जो तीनों हैं, ठीक है, ये तीनों ये प्लूरल है, ये प्लूरल वर्ब्स है। एक तो आपको ये बात समझ में आ गई। अभी एक सिंपल सा जो फॉर्मूला है वो ध्यान में रखना है तीनों के लिए सेम। वो ये है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के हिसाब से, अगर, ठीक है, वो अगर सब्जेक्ट जो है वो थर्ड पर्सन एंड सिंगुलर है, तब सब्जेक्ट अगर है ये थर्ड पर्सन भी है और सिंगुलर भी है। अगर ये दोनों कंडीशन पूरी होती हैं तो जो वर्ब है, जो वर्ब की जो बात है, ये सिंगुलर रहेगी। वर्ब सिंगुलर लगेगी जब सब्जेक्ट दो कंडीशन कंप्लीट करेगा, अगर वो थर्ड पर्सन है सब्जेक्ट और सिंगुलर भी है। अभी आपको ये पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट मतलब कि सब्जेक्ट में क्या होता है, सब्जेक्ट में होता है नाउन। अभी नाउन जो है वो थर्ड पर्सन में, फर्स्ट पर्सन क्या है, फर्स्ट पर्सन जो डूअर है, जो बोलने वाला, वो फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन कौन है, जिसके साथ बात हो रही है, नेक्स्ट पर्सन जिसके साथ आप बात कर रहे हो वो सेकंड पर्सन। और थर्ड पर्सन क्या है, जिसके बारे में बात कर रहे हो, इजंट इट, जो कि बात करने वालों के बीच में नहीं है, वो थर्ड पर्सन। सो आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन का पता चल गया। मैं आपको जस्ट यहाँ पे अगर आप प्रॉपर नाउन लिखते हो उसको हम थर्ड पर्सन मान के चलते हैं, प्रोनाउन के हिसाब से समझा रहा हूं, ठीक है। नाउन्स को अगर आप फर्स्ट पर्सन जो है, फर्स्ट पर्सन क्या है, ठीक है, मैं बोलूंगा यहाँ पे आई, ठीक है, ये हो गया सिंगुलर, वी ये हो गया प्लूरल, ठीक है। मैं जब सब्जेक्ट की बात कर रहा हूं, सब्जेक्ट में ये सब्जेक्टिव केस। सेकंड पर्सन क्या है, सेकंड ये है पर्सन की बात कर रहा हूं मैं, PERSON, पर्सन के बारे में। सेकंड पर्सन क्या है, यू, यू ही सिंगुलर है, यू ही प्लूरल है। थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, वन, दे, ये जो है थर्ड पर्सन हो गया, ठीक है। अभी आप इसमें देखिए, हम अगर इसको लगाएं, पहली बात तो बात हो रही है थर्ड पर्सन की। ये जो थर्ड पर्सन है मतलब कि फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, इनको तो छोड़ ही दो, इनको तो छोड़ ही दो, इन दोनों के साथ तो प्लूरल ही लगेगा, प्लूरल ही लगेगा। मतलब कि ये फॉर्म्स, मतलब अगर मैं बोलूं हैव तो उनके साथ, इसके साथ आई हैव, वी हैव, यू हैव, क्योंकि सिंगुलर लगेगा सिर्फ थर्ड पर्सन के साथ, और थर्ड पर्सन में भी सिर्फ सिंगुलर के साथ। तो सिंगुलर ये है सबके साथ, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है, ये जो है ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर भी है और ये थर्ड पर्सन भी है, प्लस ये थर्ड पर्सन भी है। तो इन सब के साथ जो है वर्ब भी सिंगुलर लगेगी, मतलब SES। अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करेंगे तो वर्ब SES लगेगी। अगर हम डू डज की बात करेंगे तो इसके साथ इनके साथ डज लगेगा। अगर हम बात करेंगे हैज हैव की परफेक्ट केस में तो इनके साथ हैज लगेगा, हैव नहीं लगेगा। मैं बोलूंगा ही हैज, शी हैज, इट हैज, वन हैज, लेकिन दे हैव, दे हैज नहीं, दे हैव। उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। इसको आप, ये जो है, ठीक है, देखने में बहुत आसान लग रहा है लेकिन इसमें स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा गलती करते हैं। और ये स्पेसिफिकली मैं ओनली प्रोसेस डायग्राम में क्यों आपको बता रहा हूं, क्योंकि प्रोसेस डायग्राम में ही इनका मैक्सिमम यूज होता है, इजंट इट। अगर आप लाइन डायग्राम, बार चार्ट, पाई चार्ट और मल्टीपल डायग्राम्स, टेबल्स की बात करोगे जो कि वैल्यू चार्ट्स थे, उसमें रिकमेंड किया जाता है कि आप पैसिव वॉइस नहीं लिखोगे, उनमें सब में एक्टिव वॉइस ही लिखी जाएगी। मतलब कि वैल्यूज बढ़ती है, वैल्यू कम होती है, ये वैल्यू सबसे ऊपर है, सबसे नीचे है, वैल्यू के ऊपर बात हो रही है, डूअर के ऊपर बात हो रही है, सब्जेक्ट के ऊपर बात हो रही है, वो हमेशा एक्टिव में होगा, इजंट इट।
तो वैल्यू चार्ट्स हमेशा एक्टिव में लिखे जाएंगे। और लेकिन जब आप पैसिव लिखनी है तो उसके लिए प्रोसेस डायग्राम, उसका मैन मेड में प्रोसेस डायग्राम में आप इसको पैसिव में लिखोगे, और मैप्स के बहुत सारे केसेस में भी आप पैसिव वॉइस यूज करोगे। तो जब आप पैसिव वॉइस यूज करोगे तो प्रेजेंट टेंस यूज करना है, प्रेजेंट टेंस के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट परफेक्ट, ये दोनों टेंस यूज होंगे। तो क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, इंडेफिनिट एंड परफेक्ट की बात हो रही है, उस केस में आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है ना, इन दोनों के जो रूल्स हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के भी जो रूल्स हैं आपको पता होना चाहिए कि ठीक है किस तरीके से इसको हैंडल करना है। और आपको ये सब कुछ अगर पता है तो बहुत आसानी से ये दोनों टेंसेस को लेके एक्टिव पैसिव में आप प्रोसेस डायग्राम लिखोगे। ठीक है जी, तो ये रहा हमारी पूरी की पूरी पैसिव लैंग्वेज का जस्ट एक ब्रीफ जो आपको पता होना चाहिए पैसिव लैंग्वेज लिखने से, प्रोसेस डायग्राम लिखने से पहले। अभी हम बात करते हैं ट्रांजिशंस की। देखिए टाइम ट्रांजिशंस क्या है, ये एक लैंग्वेज का सेकंड पार्ट है जो कि प्रोसेस डायग्राम में यूज होता है, क्योंकि यहां पे स्टेजेस रहेंगी। क्या रहेंगी? स्टेजेस। तो स्टेजेस में कौन सी स्टेज सबसे पहले आएगी? टाइम के हिसाब से। हमने टाइम के हिसाब से अगर आपने स्टेजेस को ऊपर नीचे लिख दिया तो वो प्रोसेस नेचुरली आपको फाइनल प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, या फिर वो प्रोसेस शायद पॉसिबल भी ना हो। इजंट इट? हमने चाय की एग्जांपल ली थी, अगर हम सीधा लिख दें कि हाँ हम पानी जो है बाद में डालेंगे, ठीक है, सबसे पहले हम चीनी डालेंगे, ठीक है, फिर इसके बाद हम उसके ऊपर दूध डालेंगे, ठीक है, गर्म हम सबसे बाद में करें, तो उसके साथ क्या है, प्रोसेस में गड़बड़ हो जाएगी। प्रोसेस एक पर्टिकुलर टाइम को लेके, स्टेजेस पर्टिकुलर टाइम और सीक्वेंस में रहती हैं। तो ये जो टाइम को लेके जो सीक्वेंस हमने शो करना है वो हम टाइम ट्रांजिशंस के हिसाब से करते हैं। तो ये जो ट्रांजिशंस हैं जो समय के बारे में बताती हैं, ठीक है, कौन सी स्टेज पहले हो रही है, कौन सी स्टेज बाद में हो रही है, ठीक है जी। और ये जो लिस्टिंग है, ये जो है उनके लिए जो पर्टिकुलर वर्ड्स यूज किए जाते हैं, ये उनका चार्ट आपके सामने है। तो ये रही ट्रांजिशंस, ये रही सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस, इजंट इट? तो ये एक लिस्ट है जिसको जस्ट आप नोट डाउन कर लीजिए, अपनी वोकैबुलरी के अंदर हम यूज करेंगे इसको। कैसे यूज करेंगे, कैसे इनकी सेंटेंस फॉर्मेशन में ये आएंगी, ये हम करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। लेकिन कम से कम आपको जस्ट इंट्रोड्यूस, फैमिलियर करवा रहे हैं कि जैसे कि अभी ट्रांजिशंस क्या है कि आपने लिखना है कि ये फर्स्ट स्टेज है, सेकंड स्टेज है, अगली स्टेज है तो हम लिखते हैं फर्स्ट या फर्स्टली, सेकंड या सेकंडली, थर्डली थर्ड, फोर्थली फोर्थ, फाइनली लास्टली सबसे लास्ट स्टेज है, ठीक है। इसके बाद वाली स्टेज है हम लिखेंगे आफ्टर दैट, आफ्टर वर्ड्स, देन, नेक्स्ट, फॉलोइंग दिस, फॉलोइंग दैट। तो इन सब का मतलब क्या है? नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। अगली वाली स्टेज क्या है, पहली, दूसरी, तीसरी कौन सी है, लास्ट में कौन सी है, अगली कौन सी है, नेक्स्ट, देन, फॉलोइंग दिस, फॉलोइंग दैट। तो ये जो सभी आ गया आफ्टर वर्ड्स वगैरह, तो ये सबके साथ हम यूज करते हैं वर्ड्स जस्ट स्टेजेस को बताने के लिए, ये कौन से सीक्वेंस में कहां पे है टाइम के हिसाब से। तो ये जो है कुछ सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं, इनके बारे में भी, आफ्टर, बिफोर, अनटिल, वंस, व्हेन, हैविंग, आफ्टर द, एज, एट द सेम टाइम एज, व्हाइल, ये सब की सब भी टाइम को डील कर रही है, ठीक है। तो इनका भी हम यूज करेंगे जब हम सेंटेंसेस को, दो सेंटेंसेस को जोड़ के लिखेंगे, इसमें दो स्टेजेस को लिखेंगे कि कौन सी स्टेज किसके पहले हो रही है, बाद में हो रही है, या बराबर हो रही है, एक ही समय पे हो रही है, तो उस टाइम पे ये वाले सेंटेंसेस यूज किए जाते हैं। तो ये सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस जो हैं, ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में यूज किए करने वाली जो है सबसे ज्यादा यूज होती हैं, और ज्यादा बैंड स्कोर हमें इससे मिलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये हम करेंगे कल को, मतलब आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में हम इन सबको कवर करने वाले हैं। तो आज के लेक्चर में जस्ट इतना ही, क्योंकि हमने सभी कंसेप्ट्स, टिप्स, ट्रिक्स, प्रोसेस चार्ट को लेकर हमने आज के इस लेसन में कवर करने की कोशिश की है कि इन सब चीजों को अगर आप ध्यान में रखोगे तब आप बिल्कुल रेडी हो एक अच्छा प्रोसेस डायग्राम के ऊपर अपना रिस्पॉन्स लिखने के लिए, और डेफिनेटली बहुत अच्छा आप स्कोर कर पाओगे। तो ये सारा का सारा जो लेक्चर है, ठीक है, ये टिप्स, ट्रिक्स, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर था। नेक्स्ट जो लेक्चर है वो पूरे ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स के ऊपर होगा, ग्रामर स्ट्रक्चर्स, वोकैबुलरी के ऊपर है, कि वहां पे हम पूरी की पूरी स्ट्रक्चर्स जो कि 9 बैंड की स्ट्रक्चर्स हैं,
हाईएस्ट बैंड स्कोर आप कैसे ले सकते हो जब आप लिखोगे, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी रहिए, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।